दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय महिला शक्ति एवं सशक्तिकरण संस्था। 11 जनवरी 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संकल्प अभियान चलाने जा रही है, जो कि 3 साल तक चलेगा और इस अभियान में 1 करोड़ राजस्थान के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आप भी सहयोग हेतु संपर्क करें। Malviya Convent School, CBSE affiliated school from class playgroup to 12th with a spacious library and world-class computer and science labs. Extracurricular activities like skating, music, outdoor and indoor sports. Convent's facility also available. For more details, contact on 88529 91000. ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्वेतिका कपूर जी से। आइए अपना बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपके एजुकेशन से संबंधित सारे सवालों के जवाबों को हम इनसे पूछ के आप तक पहुंचाते हैं। स्वेतिका जी, मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले, अपना एक क्वेश्चन चल रहा था कि परसेंटेज सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम में से सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा होता है, और ये चालू होने के बाद में स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कितना फर्क आया है? बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिक्स्ड आंसर्स मिलते हैं, सभी पेरेंट्स से सभी के मिक्स्ड व्यूज़ हैं इसमें, क्योंकि दोनों सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ग्रेडिंग सिस्टम कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है क्योंकि ये बच्चे की साइकोलॉजी पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। बच्चा जो है इसमें अराउंड 10 पॉइंट्स का एक ग्रेड होता है, फाइन। तो जो भी बच्चे उन 10 पॉइंट्स के अंदर लाए करते हैं वो उस एक पर्टिकुलर ग्रेड में लाए करते हैं जी। और उसे जो बच्चे अगर कुछ कम मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं तो मेंटली उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट ऑन द अदर साइड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कुछ बच्चे सिर्फ कुछ मार्क्स की वजह से एक ग्रेड से नेक्स्ट ग्रेड में जंप करने में रह जाते हैं। तो उनको वो बहुत ये सिस्टम गलत लगता है कि ग्रेडिंग सिस्टम से शायद उनका अगर सपोज 88% है तो वो 90% वाले ग्रेड में जाने से रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कुछ कह सकते कि दोनों सिस्टम्स जो हैं, ग्रेडिंग हो या परसेंटेज हो, बिल्कुल परफेक्ट है। परसेंटेज सिस्टम जो है उसमें भी आप देखें, जो बच्चे लोअर लेवल्स पे हैं जिनको परसेंटेज से शायद उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो उस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं और काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को आई हैं बच्चों में। इसलिए इस सिस्टम को सीबीएसई ने अडॉप्ट किया है। बट अदरवाइज बोथ द सिस्टम्स आर गुड, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स। मतलब दोनों सिस्टम सही है, अगर दोनों तरफ से देखा जाए दोनों सिस्टम सही है। इसमें देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बच्चा जैसा भी स्कोर करता है, आप उसको स्कोर करने से पहले मोटिवेट करें कि वो मैक्सिमम एफर्ट करे। उसके बाद देखिए हर बच्चे में अपनी क्वालिटीज होती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है और दूसरा अच्छा नहीं है। यू कैन नेवर कंपेयर। सो इसलिए आप बच्चे को इसके साथ मोटिवेट करें कि वो जैसा भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड दे शुड कीप ऑन डूइंग द एफर्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट। स्वेतिका जी, आपने बताया ग्रेडिंग सिस्टम और परसेंटेज सिस्टम दोनों ही बहुत बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। अब मैं एक बात करना चाहूंगी, रिजल्ट जैसे आए हैं तो इस बार भी लड़कियां टॉप पे रही हैं, तो इसका क्या रीजन है कि गर्ल्स हमेशा टॉप करती हैं और बॉयज टॉप भी करते हैं लेकिन हमेशा गर्ल्स के पीछे रहते हैं, ऐसा क्या है? मैम देखिए, ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन तो मुझे नहीं लगता कि है इसके पीछे कि गर्ल्स ही हमेशा क्यों टॉप करती हैं। बट व्हाट आई थिंक इज दैट इस पर्टिकुलर एज में जहाँ पे रिजल्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज नियर अराउंड द क्लास 10th 11th एंड 12th, इस टाइम पे बच्चों के माइंड में बहुत से डाइवर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग द चिल्ड्रन। आप जैसे बच्चे को घूमने जाना है या फ्रेंड्स हैं या उनके कई चीज़ें हैं, आजकल मोबाइल फोन्स हैं, गेम है, टीवी है, ये सब चीज़ें बच्चों को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड बॉयज़ में मुझे ऐसा लगता है दैट दे आर हैविंग अ नोशन कि बॉयज़ के पास फ्रीडम शायद ज़्यादा है, तो इसलिए वो इसका ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। फाइन। और गर्ल्स थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक उनकी इननेट नेचर है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने का, तो शायद यही हो सकता है कुछ रीजन होगा रिजल्ट के। बाकी अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर साइंटिफिक रीजन। बच्चे मेहनत करें, मोटिवेटेड रहें पेरेंट्स के और टीचर्स के थ्रू, तो दे कैन ऑल्सो एक्सेल। जी, अब अपन बात करें थोड़ा सा, गर्ल्स का बात कर लिया, परसेंटेज सिस्टम का बात कर लिए। अब आपने जो भी बताया कि डाइवर्जन बहुत अलग अलग चीज़ों में रहता है, तो एक सिंपल सा मतलब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपका खुद का भी स्कूल है, 12th स्टैंडर्ड तक का स्कूल है, तो बच्चों को अलग से काउंसलिंग दी जाती है उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं। अब बहुत अलग अलग तरह की टेंशन होती है, घर की होती है, पर्सनल लाइफ की होती है, फ्रेंड्स की होती है, तो उनको किसी तरह से काउंसलिंग की जाती है कि वो इसमें से निकले या कैसे उसको हैंडल करें? या एक्चुअली सीबीएसई में आपने अगर सीसी पैटर्न सुना हो तो को स्कॉलेस्टिक पार्ट होता है। Fine. One is the academic part that is called as the scholastic and the other is co-scholastic. उसमें जो है बच्चे का overall personality
बच्चा किन चीज़ों में अच्छा है, उसका नेचर कैसा है, जी। इमोशनल स्किल्स कैसे हैं, बिल्कुल। सोशली वो कैसा है, सब कुछ जो है वो टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं। जी। एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है जिसमें टीचर्स हर एक चीज़ को नोट करते हैं कि बच्चे ने कब क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, किया। बिल्कुल। और वो हेल्प करता है टीचर्स को एक इन्फ्रेंस लाने में कि बच्चे को कहाँ पे ज़रूरत है काउंसलिंग की, कहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, कहाँ मोटिवेट करना है, कहाँ अप्रिशिएट करना है। और वो बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चों के डेवलपमेंट में, क्योंकि सिखाना जो है उनको वो टीचर्स और पेरेंट्स का ही काम है। एंड साइड बाय साइड हम काउंसलिंग भी करते हैं एंड वी डू इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल से बाहर जाने के बाद कैसा बिहेव करता है, क्या उनके जनरल हैबिट्स हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दैट। स्वातिका, जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे बच्चे ने काउंसलिंग का वगैरह भी हो गया, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है जो बता नहीं पा रहा और उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस से बहुत बहुत नीचे आ गया, बच्चा फेल हो गया, उसके बाद में उस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करे पेरेंट्स की, वो बच्चा वापस अपने मोटिवेट हो और वापस वो एजुकेशन के लिए खड़ा हो? See, one thing I had told you earlier also कि हर बच्चा अलग होता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एकेडमिक्स में ही एक्सेल करे। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होते हैं। Some of the children are good in other of the activities। तो ये चीज़ पेरेंट्स को और टीचर्स को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे में क्वालिटीज़ क्या हैं और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। रेमेडियल टीचिंग एक वर्ड होता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको हम ग्रो कर रहे हैं, उनको सिखाना हमारी ड्यूटी है एंड द सेम इज़ विद द पेरेंट्स ऑल्सो। तो अगर हम यही चेक नहीं करेंगे कि बच्चे में क्या अच्छी बात है और क्या उसमें बुराई है, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? बिल्कुल। एंड सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू कीप ऑन चेकिंग द चाइल्ड। और अगर हमें लगता है कि बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है या हम जो सब्जेक्ट्स चाह रहे हैं वो उसको नहीं कर सकता, तो हम उस बच्चे को वोकेशनली ट्रेन कर सकते हैं, सो दैट द चाइल्ड इज एबल टू फाइट इन द फ्यूचर। ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिकली कुछ सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे तभी आप जाके आगे लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। यू कैन कीप ऑन वर्किंग विद वोकेशनल ट्रेनिंग ऑल्सो। आप हो सकता है प्रैक्टिकल स्किल्स में बहुत अच्छा है तो आप बच्चे को प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं। बिल्कुल, वो भी रहता है और पेरेंट्स का गाइडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास एक कॉलर जुड़े थे जिन्होंने पूछा था, पेरेंट्स थे जिन्होंने, इनका ये प्रॉब्लम था कि बच्चे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हमारा एक जो आपने बताया कि वो बहुत जरूरी होता है, उसके अलावा आजकल पेरेंट्स को लैंग्वेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है कि उनका बच्चा फ्लो में इंग्लिश बोले या अगर कोई और लैंग्वेज आपके स्कूल में सिखाई जा रही है तो वो बहुत फ्लो में बोले, तो इससे बच्चे में कितना फर्क पड़ता है और ये उसके पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट करता है? See, nowadays like these kinds of questions do come to me. Like parents को ये रहता है प्रॉब्लम कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, आप चाहे उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहें या आप उसको जनरल एक्टिविटीज़ कहें। कई बार आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, समटाइम्स डिबेट हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, एंड व्हाट आई फील इज़ कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। दे आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट कीप ऑन यूजिंग द बुकिश नॉलेज। बच्चे को ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बुक से पढ़ा के ही सिखाएंगे। अगर बच्चा एक्टिविटी कर रहा है देन ही इज़ एन एक्टिव पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी। हम उसको एक्टिविटी कहते ही इसलिए बिकॉज द चाइल्ड इज एक्टिव दैट टाइम। फाइन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बच्चे को लिख के या पढ़ के ही सिखा सकते हैं। आप बच्चे को कुछ अगर काम करने के लिए दे रहे हैं तो वो 4 बार गलती भी करेगा, आप उसको सही भी करेंगे और बच्चा सीखेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ज़रूरी, इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की भी हो सकती है, एक्टिविटीज जनरल भी हो सकती हैं। अब ये टीचर्स को और पेरेंट्स को देखना है कि एक्टिविटीज जो हैं वो कौन सी चूज करें। बिल्कुल, आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज हो। अब जैसे आपने बताया कि सब तरह की एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, ASL क्या होता है? जैसे पेरेंट्स को पता नहीं होता है लेकिन पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर करते रहते हैं। आई नो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस बारे में नहीं जानते होंगे। मैं चाहूंगी कि आप उनको एक बार बताएं। See, ASL is assessment of speaking and listening skills, and it is a part of the curriculum of CBSE which is prescribed for classes 9th and 10th. ये ASL जो है 9th and 10th के लिए इसमें गाइडलाइंस कुछ हमें दी जाती हैं कि हम बच्चों को जो लैंग्वेज हम सिखाते हैं, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो सिखाया जाता है,
जिसमें बच्चों को ये सिखाते हैं कि उनको इस लैंग्वेज को यूज कैसे करना है कम्युनिकेशन के लिए, जी, बिल्कुल। ये उसका एक पार्ट है। और ये एक तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है कि जो लैंग्वेज हमने बच्चों को सिखाया है वो उसको कम्युनिकेशन के लिए यूज कैसे करें। इसलिए इसको असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग कहा जाता है। इसमें बच्चे जो है वो सुनता है कि कुछ भी अगर हमने एक रिकॉर्डिंग दिया बच्चे को कि आप उसको सुने और बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, फिर वो आपको लिख के बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा। सेकंड पार्ट होता है इसमें लिसनिंग एक्टिविटी। उसमें बच्चा बोलता है एंड द टीचर हैज़ टू असेस कि बच्चे ने कैसा बोला, कहाँ पे कमी थी, ग्रामेटिकल मिस्टेक है या सेंटेंस फॉर्मेशन में है। उसके बेसिस पे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है एंड देन दे आर ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। एंड इट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए भी पूछा था मुझसे कि काफ़ी पेरेंट्स क्यूरियस रहते हैं कि बच्चा जो है वो फ्लुएंटली लैंग्वेज यूज़ करे। सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लैंग्वेज वो तभी सीख पाएंगे जब वो उसको यूज़ करें। इवन द पेरेंट्स शुड ट्राई टू यूज़ दैट। अगर पेरेंट्स नहीं बोल सकते हैं एटलीस्ट वीडियोस दिखा सकते हैं, बच्चा मूवीज देख सकता है, सुन सकता है, सॉन्ग सुन सकता है। स्टार्टिंग में 1-2 बार समझ में नहीं आएगा, बट व्हेन द चाइल्ड इज इनटू अ हैबिट ऑफ लिसनिंग तो बच्चा सीख जाएगा। जी बिल्कुल। हिंदी लैंग्वेज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं राइट फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज। आपने कभी ग्रामर तो नहीं सिखाया पर लेकिन बच्चा सीख जाता है। सेम गोज विद द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। बच्चा जितना यूज करेगा, जितना एक्सपोजर होगा अगेन फॉर द लैंग्वेज, बच्चा उतना सीखेगा। सो एक्सपोजर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। स्वातिका जी, आज हमारे पास समय सिर्फ इतना ही था, हमारा समय पूरा हो गया है। दोस्तों, आज का हमारा समय यहीं पे ख़त्म होता है और आशा है आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा। आज हमने बात करी स्वातिका कपूर जी से और जाना कि 11th के सब्जेक्ट में आप किस तरह से अपने आप को अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं और किस तरह से सही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और एजुकेशन स्पेशलिस्ट के साथ मौजूद होंगे। जब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।